हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की कहानी एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है। ये कहानी एक लड़की के बारे में है, जिसने सिर्फ़ 2 सालों के अंदर 7 लोगों का कत्ल कर दिया और कत्ल करने का मोटिव जानकर आप भी हैरान रह जाएँगे। इस कहानी पे बाद में हॉलीवुड ने मूवीज़ भी बनाई, जिनके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। चलें, स्टोरी शुरू करते हैं। 3 जून 1954 को लियो पिटमैन और डियान वर्नस ने शादी की। शादी के वक्त लियो की उम्र 14 साल और डियान की उम्र 16 साल। शादी के पहले ही साल इनके घर एक लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम केथ वर्नस रखा गया। अब लियो था तो फकत 14 से 15 साल का, पर वो अक्सर छोटे मोटे जुर्म करने की वजह से जेल में रहता। अब इन हालातों की वजह से लियो और डियान का रिश्ता बिगड़ने लगा और बिगड़ते बिगड़ते नौबत तलाक तक आन पहुंची। अभी शादी को 2 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था कि 1956 में इन दोनों ने तलाक ले ली। तलाक के बाद डियान अपने बेटे केथ को लेकर अपने नाना और नानी के पास मिशिगन में रहने लगी। डियान का नाना लॉरी, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, और नानी मैरी वर्नस एक हाउसवाइफ थी। तलाक के सिर्फ 2 माह बाद 29 फरवरी 1956 को डियान ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम एलन वर्नस रखा गया। डियान जहां बेसहारा थी, अब इसके 2 बच्चे भी थे। डियान दोनों बच्चों का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल न थी, और शायद होती भी कैसे, क्योंकि सिर्फ 18 साल की उम्र में इसके 2 बच्चे थे और वो अपने शोहर से भी अलहदा हो चुकी। ऐसे में इसका गुजारा करना मुश्किल हो गया था। जिस वक्त एलन वर्नस, डियान की सबसे छोटी बेटी, सिर्फ 4 माह की थी, डियान ने अपने दोनों बच्चों को अपने नाना और नानी के हवाले किया और घर छोड़कर चली गई। उसने दूसरी शादी कर ली और कभी अपने बच्चों से दोबारा न मिली। एलन और केथ अब 56 साला लॉरी और 50 साला मैरी के साथ रहने लगे। 56 साला लॉरी, जो कि एक तशद्दुद पसंद शख्स था, अक्सर एलन को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जिनसी तशद्दुद का सामना भी बनाता, और 50 साला मैरी, लॉरी की बीवी, चाहे इस काम में हिस्सा ना लेती, पर वो लॉरी को रोकने तक की कोशिश ना करती। एलन का बचपन जिन मुश्किलों से गुजर रहा था, हम सिर्फ उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं, और शायद वो भी नहीं। एलन के पैदा होने से पहले इसके बाप का छोड़ जाना, और पैदा होने के सिर्फ 4 माह बाद, जिस वक्त वो सिर्फ 4 माह की थी, उसकी माँ का, और मौजूदा मुश्किल हालातों ने इसे कमजोर कर दिया। एलन का बचपन ना सिर्फ गुर्बत में गुजर रहा था, बल्कि उसका नाना लॉरी उस पर तशद्दुद भी करता और कभी कभी उसके साथ बदसलूकी भी। अलबत्ता 9 साल की उम्र में एलन ने पहली दफा स्कूल की शक्ल देखी, लेकिन एलन के लिए सिर्फ जगह बदली थी, हालात नहीं। यहाँ भी उसे अक्सर उसके क्लासमेट उसको बुली किया करते और कभी कभी जिस्मानी तशद्दुद भी करते। अगर एलन उनको रोकने की कोशिश करती या कोई एक्शन लेती, तो उसे ही उसके कमजोर बैकग्राउंड की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता। इस तरह वो किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेता, लेकिन वहाँ पे भी उसको इसी तरह के हालात मिलते। 14 साल की उम्र तक आते आते और मुख्तलिफ स्कूलों की सैर करते करते आखिरकार एलन ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वो वापस मिशिगन लॉरी और मैरी वर्नस के पास जाना नहीं चाहती थी, और स्कूल में वो रह नहीं सकती थी। ऐसे में उसने सड़कों पर रहने का फैसला कर लिया। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सड़क हम खा नहीं सकते, सड़क हम तो क्या, कोई भी इंसान या जिंदा रहने वाला जानवर नहीं खा सकता, और उसने जिंदा रहने के लिए जिस्म फरोशी शुरू कर दी। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अक्सर अजनबी लोगों से लिफ्ट लेती। इसी तरह जिंदगी का सफर करते करते वो फ्लोरिडा की एक बीच डिटोना पर पहुंच गई, जहां वो एक बार में काम करने लगी। जहां पर इसकी मुलाकात लोइस ग्रांट नामी शख्स से हुई। वो अक्सर इस बार में आता जाता रहता था। एक दिन उसने एलन को घर तक छोड़ने के लिए लिफ्ट की पेशकश की, जिसे एलन ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह उनकी दोस्ती हो गई, और थोड़े ही दिनों में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। 19 मई 1976 को 20 साला एलन ने तकरीबन 70 साला लोइस से शादी कर ली। उन दोनों की उम्र में 50 साल का फर्क था। लोइस एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर था, जो अपनी दौलत के सहारे जिंदगी गुजार रहा था, या यूं कहें कि वो अय्याशी कर रहा था। चले जैसे तैसे एलन को 20 साल बाद ही सही, पर कोई सहारा तो मिला। लेकिन लोइस के तलख रवैये और उम्र में 50 साल के फर्क की वजह से ये रिश्ता सिर्फ 9 हफ्ते ही चल सका। सिर्फ 9 हफ्तों के बाद इन दोनों ने इलादा होने का फैसला कर लिया। एलन फिर से बेघर हो गई और सड़कों पर रातें गुजारने लगी। अब उसने जिस्म फरोशी के साथ छोटे मोटे जुर्म करने भी शुरू कर दिए। अक्सर वो जिन लोगों से लिफ्ट लेती, उनका सामान भी चोरी कर लेती, जिसकी वजह से कई दफा एलन को पुलिस स्टेशन में रातें गुजारना पड़ती।
1989 में फ्लोरिडा की एक बार में एलन की मुलाकात टीरिया नामी लड़की से हुई। एलन अक्सर इस बार में जाती थी। टीरिया इस बार में वेट्रेस की जॉब किया करती थी और उनकी जल्द ही दोस्ती हो गई। एलन टीरिया के साथ उसी के घर में रहने लगी। एलन टीरिया के लिए काफी मददगार साबित हुई। टीरिया को एलन बकायदा फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही थी। 1 दिसंबर 1989 में पुलिस को फ्लोरिडा के मेन हाईवे के पास एक लावारिस कार मिलती है। कार किसी रिचर्ड मलेरी नाम के शख्स पर थी। रिचर्ड एक आवारा किस्म का शख्स था, मतलब उसका अपने फैमिली मेंबर के साथ राब्ता ना होने के बराबर था। पुलिस कार को कब्जे में लेकर रिचर्ड की तलाश शुरू कर देती है। 13 दिसंबर 1989 को डिटोना बीच पर कुछ लोगों को स्क्रैप ढूंढते हुए इनकी नजर झाड़ियों में पड़ी एक लाश पर पड़ती है। वो लोग फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां पहुंचकर लाश को देखती है और देखते ही हैरान रह जाती है। लाश की हालत को देखते ही पुलिस वालों को एक बात समझ आ गई थी कि लाश की शिनाख्त करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये लाश 10 से 12 दिन पुरानी थी, क्योंकि वो तकरीबन डिकम्पोज हो चुकी थी। उसका सिर्फ कंकाल ही बाकी था। लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि ये लाश 51 साला रिचर्ड मलेरी की है। वही रिचर्ड मलेरी जिसकी गाड़ी पुलिस को आज से 13 दिन पहले 1 दिसंबर 1989 को मेन हाईवे के पास मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिचर्ड को 22 कैलिबर पिस्टल से 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। अब पुलिस को गाड़ी का मालिक तो मिल गया था, पर इसका कातिल ढूंढना बाकी था। लेकिन पुलिस के पास कातिल के बारे में मालूमात ना होने के बराबर थी, सिवाय इस बात के कि मरने वाला रिचर्ड मलेरी है और किसने उसे 4 गोलियां मारकर कत्ल किया है। 20 मई 1990 को पुलिस स्टेशन में बी लाइन नाम का बंदा एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने आता है कि 43 साला डेविड, उसका को-वर्कर, कल 19 मई 1990 को फैक्ट्री से अपना ट्रक लेकर अपने घर के लिए निकला, पर ना तो वो घर पहुंचा और ना ही आज काम पर वापस आया। पुलिस ने डेविड के बारे में सारी मालूमात लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस को डेविड का ट्रक सिर्फ चंद घंटों की मेहनत के बाद हर्नेडो हाईवे के पास मिल गया। पुलिस ने जहां से डेविड का ट्रक मिला था उसके इर्द गिर्द के काफी इलाके छान मारे, पर 24 घंटे गुजरने के बाद भी डेविड का कुछ पता ना चला। हत्ता के 7 दिन, एक हफ्ता गुजरने के बाद भी डेविड ना मिला। 1 जून 1990 को आखिरकार डेविड के ट्रक से, जहां पर डेविड का ट्रक मिला था उससे तकरीबन 48 किलोमीटर दूर सिट्रस काउंटी में डेविड पुलिस को मिल गया। पुलिस डेविड को ढूंढने में 12 दिन लेट थी, जिसकी वजह से डेविड की लाश डिकम्पोज हो चुकी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक डेविड को भी किसी ने 22 कैलिबर के पिस्टल से 6 गोलियां मारकर कत्ल किया था। ये वही पिस्टल था जिसका इस्तेमाल आज से 7 माह पहले रिचर्ड को मारने में हुआ था। पर पुलिस के पास अब भी कातिल के बारे में कोई भी खास मालूमात नहीं थी, ना कोई आई विटनेस और ना ही फिंगरप्रिंट। डेविड के कत्ल के सिर्फ 6 दिन बाद 6 जून 1990 को पास्को काउंटी के पास पुलिस को एक और लावारिस कार मिलती है और कार से महज चंद मीटर दूर उसके मालिक की लाश। ये लाश थी 40 साला चार्ल्स की। उसको भी किसी ने 9 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था और उसको कत्ल करने में भी 22 कैलिबर के पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। मतलब कि अब फ्लोरिडा जैसे शहर में एक सीरियल किलर आजाद घूम रहा था। इवन के पुलिस को यहाँ पर एक आई विटनेस भी मिला जिसने एक शख्स को ठीक उस जगह देखा जहाँ से डेविड की लाश मिली थी, पर न जाने क्यों पुलिस ने उस पर यकीन न किया, या इसके बताए हुए शख्स को पुलिस ने इस काबिल ही न समझा कि वो कत्ल कर सकता है। डेविड के कत्ल के तकरीबन 1 महीने बाद 1 जुलाई 1990 को पीटर की वाइफ पुलिस में पीटर की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसका शोहर 65 साला पीटर फ्लोरिडा से अपनी गाड़ी में हरकंसा के लिए निकला था, पर अभी तक घर नहीं पहुंचा। पुलिस पीटर और उसकी गाड़ी के बारे में तफसीलात लेकर उसकी तलाश शुरू कर देती है। पुलिस अब कहीं जाकर इस केस को थोड़ा सीरियस लेती है और पीटर को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। ठीक 2 हफ्ते बाद 14 जुलाई 1990 को पुलिस पीटर की गाड़ी ढूंढ लेती है, जिसकी हालत से ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो, पर पीटर नहीं मिलता। पीटर आज तक नहीं मिला। अब पीटर को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका जवाब सिर्फ पीटर ही दे सकता है। इतने सारे कत्ल होने के बाद अब जाकर पुलिस के दिमाग ने कुछ काम करना शुरू किया। पुलिस ने अब जाके चीजों का करीब से जायजा लेना शुरू किया। जैसा कि ये सब लोग मिडिल एज के लोग थे, मतलब इनकी उम्र 40 से 65 साल के दरमियान थी। इन सब लोगों की लाशें और गाड़ियां तो मिल रही थी, पर इनका कीमती सामान गायब था, जिसमें उनका वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, लगेज और इलेक्ट्रॉनिक की चीजें शामिल थीं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि ये सब लोग हाईवे के आसपास ही कत्ल हुए थे। पुलिस के पास इसके अलावा कातिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं थी।
ना तो कातल के फिंगरप्रिंट किसी गाड़ी में मिले थे और ना ही कत्ल होने वालों की बॉडी पे, और बॉडी पे शायद मिलते भी कैसे, क्योंकि ज्यादातर मिलने वाली लाशें तो डिकम्पोज हो चुकी थी। पीटर के गायब होने के ठीक एक माह बाद 4 अगस्त 1990 को पुलिस को एक और लाश मिलती है। ये लाश थी 50 साला ट्रॉय की, जो 31 जुलाई 1990 को अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए निकला था, पर ना तो वो घर पहुंचा और ना ही अगले दिन दोबारा काम पर वापस आया। ट्रॉय को भी किसी ने 22 कैलिबर पिस्टल से 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। ट्रॉय की लाश भी तकरीबन डिकम्पोज हो चुकी थी और पुलिस की समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा था। पुलिस अब बस लाशें इकट्ठी कर रही थी और कातिल अभी भी आजाद घूम रहा था। 12 सितंबर 1990 को मैरियन काउंटी के हाईवे के पास पुलिस को एक और लाश मिलती है। ये लाश थी 56 साला चार्ल्स की, जो कि एयरफोर्स का रिटायर्ड मेजर था, जो कि अभी फ्लोरिडा के एक छोटे से टाउन सिम्टर वैली में पुलिस ऑफिसर की जॉब कर रहा था। 11 सितंबर को चार्ल्स अपना काम खत्म करके घर के लिए निकला था और रास्ते में ही किसी ने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस के लिए अभी तक के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि उन्होंने चार्ल्स को सिर्फ 24 घंटों में ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से चार्ल्स की लाश ठीक हालत में थी। कातिल ने चार्ल्स का क्रेडिट कार्ड और उसका दूसरी कीमती सामान भी चोरी कर लिया था। अब जाकर पुलिस को थोड़ा और केस समझ आने लगा कि ये केस लोगों को कत्ल करने के साथ साथ उनका सामान चोरी करने का भी है। पुलिस ने अब एक चोर को पकड़ना था और चोर को पकड़ने के लिए सबसे पहले उन्होंने उस सामान को ढूंढना शुरू किया जो कत्ल होने वालों के पास से चोरी हुआ था। लेकिन फ्लोरिडा जैसे बड़े शहर में ऐसा करना काफी मुश्किल था और इस काम को करने में काफी वक्त भी लगने वाला था। पुलिस ने इसके लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वो इतनी सारी दुकानों को इकट्ठा चेक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ऑफिसर्स के साथ मिलकर छोटे छोटे ग्रुप तश्कील दे दिए। मतलब किसी एक ग्रुप में 2 लोग, किसी एक ग्रुप में 3 लोग, वो मुख्तलिफ दुकानों पर जाते और वहां जाकर चोरी हुआ सामान देखते। पुलिस अभी इसी काम में मसरूफ थी कि अगले ही महीने 18 नवंबर 1990 को डिक्सी काउंटी के पास हाईवे पर एक और लाश मिलती है। ये लाश थी 62 साला वाल्टर की, जो कि एक दिन पहले अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से छुट्टी करके अपने घर के लिए निकला था। अब पुलिस को कोई भी लाश मिलती तो वो उसे देखते ही अंदाजा लगा लेती कि ये कत्ल भी उसी कातिल ने किया है। और इसी दौरान पुलिस को वो दुकान भी मिल चुकी थी जहाँ पर अक्सर कातिल चोरी की हुई चीजें गिरवी रखवाकर पैसे लिया करता था, और पुलिस को उन चोरी की हुई चीजों पर कातिल के फिंगरप्रिंट भी मिल चुके थे, और फिंगरप्रिंट थे एलन वर्नस के, वो ही लड़की जिसकी कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। पुलिस एलन की तलाश में लग चुकी थी, पर पुलिस के लिए उसको ढूंढना काफी मुश्किल था, क्योंकि एलन का ना कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। ऐसे में पुलिस को एक क्लू मिला कि पीटर की गाड़ी का जुलाई 1990 में जब एक्सीडेंट हुआ था तो किसी ने एलन के साथ टीरिया को उस गाड़ी को छोड़कर भागते हुए देखा था। पुलिस ने टीरिया की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को टीरिया को ढूंढने में ज्यादा वक्त ना लगा। पुलिस ने टीरिया को पेंसिल्वेनिया में ढूंढ लिया। पुलिस ने जब टीरिया से पूछा, हाँ भाई बताओ ये तुमने क्या कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं, तो टीरिया ने बताया कि इन लोगों को कत्ल करने में उसका कोई हाथ नहीं है, ये सारे कत्ल एलन ने किए हैं। टीरिया ने इस बात को साबित करने के लिए पुलिस वालों के सामने एलन को कॉल की और अपने बिहाव पर उससे पूछा कि तुम ये सारे कत्ल क्यों कर रही हो। तो एलन ने कहा कि ये सारे कत्ल मैंने सेल्फ डिफेंस में किए हैं, मैंने उनको जानबूझकर कत्ल नहीं किया या मेरा इरादा ऐसा नहीं था। पुलिस ने टीरिया को ऑफर की कि अगर तुम एलन को पकड़वाने में हमारी मदद करोगी तो तुम पर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। टीरिया ने ये ऑफर कबूल कर ली। टीरिया ने पुलिस को बताया कि वलोया काउंटी में एक द लास्ट रिजॉर्ट नाम का बार है जहां पर एलन अक्सर जाती है। पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट वहां भेज दिए जो सादा कपड़ों में एलन पर नजर रखने लगे, और आखिर 9 जनवरी 1991 को पुलिस ने 31 साला एलन को गिरफ्तार कर लिया। अब एलन पुलिस की कस्टडी में थी। पुलिस को एलन के पास से 22 कैलिबर का पिस्टल भी मिल चुका था जिससे उसने ये सारे कत्ल किए थे। एलन को जब पुलिस ने पूछा कि हाँ भाई बताओ तुमने ये सारे कत्ल क्यों किए हैं, तो एलन ने कहा कि ये सारे कत्ल उसने सेल्फ डिफेंस में किए। मतलब कि एलन ने सेल्फ डिफेंस में 7 लोगों की जान ले ली और उनका सामान भी चोरी कर लिया। भाई वाह। एलन पर पुलिस ने 7 लोगों को कत्ल करने के जुर्म में फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया और एलन को फ्लोरिडा की हाई कोर्ट में पेश कर दिया। और एलन को गिरफ्तार करने के 1 साल बाद
कोर्ट ने एलन वर्नस को इन तमाम मर्डर में गिल्टी पाते हुए 27 जनवरी 1992 को मौत की सजा सुना दी। एलन वर्नस 10 साल जेल में रही, हत्या के 2002 के शुरुआत में उसने रहम की अपील भी की, लेकिन 7 लोगों को कत्ल करने के जुर्म में कोई भी जज उसकी गारंटी नहीं ले सकता था। इसलिए 9 अक्टूबर 2002 को लिथल इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। उस वक्त एलन की उम्र सिर्फ 42 साल थी। एलन की इस कहानी पर बाद में बहुत सारी मूवीज भी बनी। 1992 में आई द सेलिंग ऑफ अ सीरियल किलर, और फिर उसी साल 1992 में ओवरकिल, फिर 11 साल बाद 2003 में मॉन्स्टर, और फिर उसी साल सन 2003 में लाइफ एंड डेथ ऑफ अ सीरियल किलर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एलन वर्नस की कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की रियल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके साथ बने बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें मोटिवेशन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।